इसके 7 मॉड्यूल हैं। आज हम इसका एक और मॉड्यूल इसका कंप्लीट करते हैं, 4 हो जाएंगे। और बाकी इसमें छोटे मॉड्यूल हैं, कल उसको ख़त्म करके कल रात में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, अभी इसका हम लोग एक और एलिमेंट इसका स्टार्ट करते हैं। जी, तो आपका मॉड्यूल 4 है। इसमें आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है जी। इसमें आपने क्या करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या-क्या हैं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द हाउस भी हैं और आउट द हाउस भी हैं। तो इन द हाउस आपकी उसमें आपके लॉज़ एंड रेगुलेशंस भी आपने देखने हैं, मैनेजमेंट भी आपने देखनी है। ओवरऑल आपने मैनेजमेंट में अपने बिज़नेस को भी, जो आपके बिज़नेस से रिलेट करते हैं, उसकी भी आपने परफॉर्मेंस मेजर करनी है। इसमें हम 3 पार्ट देखेंगे। व्हाट डज़ द लॉ रिक्वायर यू टू डू, ठीक है जी। तो लॉ आपसे क्या रिक्वायरमेंट रखता है। सेकंड देखेंगे हाउ डज़ द लॉ वर्क किस तरह से करता है। और फाइनल इसमें देखेंगे व्हाट आर द की पार्ट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के की पार्ट क्या है। तो पहला इसमें देखते हैं व्हाट डज़ द लॉ रिक्वायर्ड यू टू डू। तो अब इसमें एक बात है, हम भी बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने अपने वर्कर्स वगैरह को तो क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड बना के दे दिया कि आपने इसके मुताबिक काम करना है। लेकिन अब जो हमारा एम्प्लॉयर है, जो कंपनी का मालिक है, उसके लिए क्या वो किस गाइडेंस के मुताबिक काम करेगा। क्या वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक काम करेगा। अब अगर वो अपनी ही ख्वाहिश के मुताबिक काम करेगा तो हो सकता है वो अपनी वो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करे तो वो काफ़ी स्टैंडर्ड को, काफ़ी रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेगा, जिसकी वजह से काफ़ी ड्रॉबैक्स और इलीगल वर्क्स होंगे। तो इसके लिए हमें क्या प्रोवाइड किया जाता है, हमें कानून की एक बाउंड्रीज़ बनाते हैं। लॉ एक सेट करता है हमारे लिए, बाउंड्रीज़ में से लिखा है द लॉ सेट्स द बाउंड्रीज़ विद इन विच कंपनीज़ मस्ट ऑपरेट। यानी कि कानून हमें एक बाउंड्री सेट करके दे, जिसके बाउंड्रीज़ में रहते हुए अपने हमने एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करना होता है, ठीक है जी। और फिर वो वही चीज़ें हमें इंडस्ट्री अपनी लॉ को रिपोर्ट करनी होती हैं। जी, तो सेकंड बात करते हैं लॉ, कि लॉ आपकी जो बाउंड्रीज़ वगैरह सेट करेगा, वो ये नहीं है कि आपको ऐसी सख्त पॉलिसी वगैरह बना के दे देगा जिसको आपने फॉलो करना जो है इम्पॉसिबल होगा। नहीं जी, वो आपको रीज़नेबली फ़ोर्सिबल जो है ना, रिस्क के हवाले से बताएगा। रीज़नेबल मतलब वाक़ईतन हो, और फ़ोर्सेबल जो हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मौजूद ही ना हो और वो उसको वहाँ पे रिपोर्ट में मेंशन कर दे, तो आप उसको इतना आपके लिए करना मुश्किल हो जाए कि आपको बिज़नेस पे आपकी यूँ समझ लें अंडरस्टैंड नहीं कर सकें आप उन सब चीज़ों को। अब जिस तरह से ये देखिए, रीज़नेबल फ़ोर्सिबल में एक चीज़ बता रहा है कि आपने एक वायर है जो गेट के पास से जा रहा है स्विच में, सॉकेट में। अब कोई भी उस गेट से एंटर होगा तो वो ट्रिप होके गिर सकता है। ये देखें जैसे। अब इसमें एक और चीज़ आगे कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ एम्प्लॉयर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इश्यूज दे कैन सक्सेसफुली आर्ग्यू एज नॉट रीजनेबली फोर्सिबल। यानी कि लॉ के मुताबिक एम्प्लॉयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उन इश्यूज़ के लिए जो, यानी कि जो नॉट रीजनेबली फोर्सिबल हो। नॉट रीजनेबली फोर्सिबल जो ईजीली आपको दिख रहे हैं, ईजीली देखा ना जा सके, ठीक है, फ्यूचर में, और वो बाद में उसको अकर हो जाए, ठीक है, तो उसके ऊपर वो जो है सक्सेसफुली आर्ग्यू तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल उसके लिए नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल उसके लिए नहीं है क्योंकि आपने उसको नोट डाउन करके नहीं दिया था।
तो बाद में वो आर्ग्यू कर सकते हैं कि आपने हमें नहीं बताया था, इस वजह से ये अकर हुआ है, तो हम इसको, अब ये हमारे साथ हो गया है ये सीन, ये एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो गया, तो अब इसको हम अपनी रिपोर्ट में शामिल करेंगे और दोबारा ना हो उसके लिए एक्शन लेंगे। तो लॉ इसके लिए आपको इजाज़त दे देता है। तो ऐसे रिस्क को हम कहते हैं नॉट रीज़नेबली फोर्सिबल। अब ये कहते हैं कि जी किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे रिस्क वगैरह को, इंडस्ट्री वगैरह में जो हो सकते हैं रीज़नेबली फोर्सिबल को किस तरह से काउंट करेंगे? तो फिर ये कहते हैं कि सबसे पहले आप कॉमन नॉलेज लगाएँगे। कॉमन नॉलेज क्या होती है? कि आम बंदा भी देख के समझ सके कि ये आपको रिस्क नज़र आ रहा है। जैसे कि गेट के पास आपके वो पड़ा हुआ था वायर, कोई भी ट्रिप होके गिर सकता है। ठीक है जी। तो ये आपका कॉमन नॉलेज होता है। सेकंड होता है इंडस्ट्री नॉलेज। इंडस्ट्री नॉलेज मतलब आम बंदे को नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अब एक बंदा इंडस्ट्री में नया-नया आया है, उसको कुछ पता ही नहीं है। अब प्रीवियसली जो लोग वर्क कर रहे हैं इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज रखते हैं, अगर फूड का हो चाहे वो टेक्सटाइल का हो, इंडस्ट्री का बंदा जानता है उन चीज़ों को। तो इंडस्ट्री का बंदा उसको एक्सपीरियंस पर्सन है, वो उसके बारे में बता सकता है। तो वो हैज़र्ड को ढूँढ सकता है। और थर्ड वन के एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट किसी भी फ़ील्ड के, वो तो इन फ्यूचर भी आपको, क्यों उन्होंने अपनी लाइफ़ ही एक रिसर्च में गुज़ारी होती है, एक्सपर्टीज़ रखते हैं एक-एक फ़ील्ड के बारे में। तो एक्सपर्ट नॉलेज के साथ भी आप रीज़नेबल फ़ोर्सिबल रिस्क को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये कहते हैं अदम है, अब ये अगली बात करते हैं कि रीज़नेबल फ़ोर्सिबल ऐसे रिस्क जो आपको ईज़िली दिख जाते हैं। तो यू आर रिक्वायर्ड टू असेस रीज़नेबल फ़ोर्सिबल रिस्क, मतलब मैनेजर जो हैं वो ये यानी कि यू आर रिक्वायर्ड टू असेस रीजनेबल फोर्सिबल रिस्क। ठीक है, आपको चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आपसे बल्कि रिक्वायर्ड किया जाता है कि आप रीजनेबल फोर्सिबल रिस्क असेस करें, नोट डाउन करें, एंड रिड्यूस रिस्क सो फार एज इट रीजनेबल प्रैक्टिकेबल। और अगर आपने उसको जज कर लिया है तो उसको, उसके ऊपर कंट्रोल करते हुए एक प्रैक्टिकेबल कोई चीज़ आप शो भी करवाएं। मतलब आपने अगर उसको रिस्क को फाइंड आउट कर लिया है तो उसको कम करने की कोशिश भी करें, और ये हमें रिपोर्ट भी करें, नज़र भी आए हमें। कई सालों आपने फाइंड आउट तो कर लिया, लेकिन आपने उस पर कंट्रोल ही नहीं किया हुआ, तो कंट्रोल भी इसके ऊपर नज़र आना चाहिए। ये इसका सिंपल कहने का मतलब है। ऐसे रीजनेबल फोर्सिबल रिस्क जिसको आप कंट्रोल रीजनेबली करना है, तो वो रीजनेबल प्रैक्टिकेबल ही होना चाहिए, मतलब नज़र आए, उसको कंट्रोल उसका नज़र आना चाहिए आपको। जिस तरह ये एग्जांपल देख सकते हैं आप, ये ट्रिप होके गिर सकता था, गेट के इस तरफ था, तो इन्होंने इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करा, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको कंट्रोल करने के लिए गेट के दूसरी तरफ हम वायर लगा देंगे कि ये ट्रिप होके नहीं गिरेंगे फिर ये। ठीक है, फिर यहाँ से कोई भी आएगा जाएगा तो ये गेट के बीच में वायर नहीं आएगा। या फिर इस वायर को हम अंडरग्राउंड कर सकते हैं, या फिर इस वायर को हम ऊपर से भी ले जा सकते हैं। तो ये इसका कंट्रोल हमने लगा दिया। अब जी सेकंड बात है, हाउ डज द लॉ वर्क, लॉ वर्क किस तरह से करता है, ये हमने लॉ के बारे में कुछ पढ़ना है। जिस तरह हमने देखा था, ये कंपनी में कोई हादसा हो गया था, फिर यहाँ पे नोटिस इनको देने आ जाता है, इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से नोटिस आ जाता है। फिर क्या होता है, नोटिस में इनको कोर्ट बुला लिया जाता है, मैनेजर को। ठीक है, फिर दोनों तरफ से यहाँ पर जो है क्रिमिनल लॉ में इनको बुलाया जाता है, फिर आर्ग्यूमेंट होती है, फिर उसके ऊपर केस किया जाता है, फर्दर प्रोसीड किया जाता है वकील की तरफ से। सो जो आपको ये क्रिमिनल लॉ में बुलाया जाता है, जो भी ये केसेस वगैरह होते हैं, क्राइम हो जाते हैं, तो इसमें फर्स्ट जो आपके ऊपर इनिशिएटिव लिया जाता है, तो आपको क्रिमिनल लॉ में बुलाया जाता है। जो आपको नोटिस वगैरह आते हैं वो क्रिमिनल लॉ की तरफ से ही आते हैं, और कभी भी आप खुद से जो कब जब कोर्ट जाएंगे तो आपको सिविल लॉ फिर वो कहलाता है। ये हम आगे देखते हैं। ये कुछ एक्ट ये हमने देखने, जैसे ये हैसवा के नाम से ये बनाया गया था 1974 में। इसको हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एक्ट कहेंगे, यानी कि ये 1974 का एक्ट है, और ये हैसवा नाम से इसको जाना जाता है, और ये वर्क पे होने वाली हेल्थ एंड सेफ्टी का लिए एक एक्शन था ये। सेकंड है द मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क रेगुलेशन। ये 1999 में इसको वो बनाया गया था, और ये जितने भी एक्ट हैं ये पार्लियामेंट की तरफ से बने थे, यूके की पार्लियामेंट की तरफ से। दी वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी वेलफेयर रेगुलेशन है ये।
हाँ, वेलफेयर रेगुलेशंस वो होती हैं, ऐसे काम होते हैं, एक तो हेल्थ एंड सेफ्टी होती है, और एक वेलफेयर वो वर्क को कहते हैं कि जो अब एक इंडस्ट्री में आपको अपॉइंटमेंट तो दी जाती है। अब अपॉइंटमेंट में आपके लिए वर्क सिर्फ चीज़ें बताई हुई होती हैं कि आपने ये काम करना है, ये हम आपको ड्रेस प्रोवाइड करेंगे, सैलरी प्रोवाइड करेंगे, मेडिकल प्रोवाइड करेंगे। अब उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा होता कि आपको हम वॉशरूम प्रोवाइड करेंगे, पीने के लिए साफ पानी प्रोवाइड करेंगे, एक एयर फिल्टर एयर यूज़ की जाएगी, आपके फिल्टर एयर आपको देंगे, ऑक्सीजन के लिए प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब एक वेलफेयर के काम है जो आपने लाजमी प्रोवाइड करने होते हैं। रिडोर है जी, रिडोर 1995 में इस्तेमाल हुआ था, ये इसको बनाया गया था, जिसमें आपने रिपोर्टिंग वगैरह इसमें कहा गया था कि आपने तमाम जितनी भी इंजरीज हैं उसको रिपोर्ट करना है। डिजीज़ेस हैं एंड डेंजरस अकरेंस रेगुलेशंस, इसकी डिजीज़ जितनी होंगी, डेंजरस अकरेंस इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, क्योंकि शुरू शुरू में जब इंडस्ट्रीज़ में ये चीज़ें होने लग गई थी इंसिडेंट वगैरह, तो सब लोग छुपाते थे और फर्दर फर्दर जो है इसकी तरफ ये चीज़ इंसिडेंट की तरफ इंसिडेंट का रेशो बढ़ता जा रहा था। तो फिर ये लॉज वगैरह इसके लिए बनाए गए थे। अब ये फर्दर आगे कहते हैं दीज स्टेचुएट्स आर पुट इन प्लेस बट पार्लियामेंट इन एन अटेम्प्ट टू स्टॉप एक्सीडेंट एंड इंजरी बिफोर दी हैपन। ठीक है जी, ये पार्लियामेंट कहता है कि उसको आपने पहले ही इसको उन्होंने स्टॉप करने के लिए ये सब लॉज को फॉलो करवाते हैं ये सब। अब जी इन क्रिमिनल लॉ में जब आपको बुलाया जाता है तो स्टेट जो होती है वो पूरा केस को प्रूव करने के लिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो भी होते हैं, जो वहाँ पे उसको शवाहिद मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो उसकी बेस पे वो आपके ऊपर डाउट्स क्रिएट करती है। अब इसमें से लाइकली आउटकम्स ऑफ क्रिमिनल केस में क्या होते हैं जी, आपको क्या हो सकते हैं क्रिमिनल जब आपके ऊपर केस जो भी डाउट वगैरह हो पॉजिटिव हो, तो आपको पॉसिबल इम्प्रोजमेंट हो सकती है, कैद हो सकती है, आपको फाइन देना पड़ सकते हैं, आपको फाइन आपके ऊपर दे सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड टाइम जब जब ये बाहर आते हैं तो इनको देखते हैं कि जिसके बंदे के साथ एक्सीडेंट हुआ था वो बाहर मौजूद है। अब बाजू का होता है कि आपके जो भी एम्प्लॉयर है, कंपनी का मालिक है, वो कोर्ट से अपने किसी वजूहत की बिना पे बाहर निकल जाते हैं। फिर अब वर्कर क्या करे, वर्कर को फिर क्रिमिनल लॉ में अपने अपना केस को लेके जाना पड़ता है। फिर क्रिमिनल लॉ में जब वो जाते हैं तो आगे देखिए, पीपल इंजर्ड बाय द नेग्लिजेंस ऑफ अदर्स और अ ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी कैन सीक कंपनसेशन फॉर हार्म। अब ये देख रहे हैं कि पीपल की जो इंजर्ड हुआ है वो किसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, अपनी गफलत की वजह से हुआ है या एम्प्लॉयर की गफलत की वजह से हुआ है, ये पहले देखेंगे वो। फिर उसकी बेस पे कंपनसेशन अगर उसकी बनती है, कितनी बनती है, आगे कंप्लीट बनती है तो उसको कंप्लीट दिलाएंगे, अदरवाइज 50% बनती है अगर इसमें वर्कर की कोई नेग्लिजेंस है तो उसकी तरफ जाएंगे। अब ये कहते हैं टू बी सक्सेसफुली द क्लाइमेंट मस्ट शो दैट, जो क्लाइमेंट होगा, जो भी अपोनेंट होगा, जो केस वगैरह करेगा, उसको अपनी क्या क्या चीज़ें उसको शो करवानी, ड्यूटी ऑफ केयर उसमें शो करानी पड़ेगी कि ड्यूटी में उसने क्या क्या केयर की थी। और देन फिर इसमें बियॉन्ड मतलब ब्रीच आउट, इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें अनफॉलो की गई थी उसकी तरफ से, ये आपको बताना पड़ेगा। द इंजरी वॉज कॉज बाय द ब्रीच ऑफ द ड्यूटी ऑफ केयर, ब्रीच, फिर से वही बात कर रहे हैं, ब्रीच ऑफ द ड्यूटी ऑफ केयर, मतलब इंडस्ट्री की तरफ से क्या चीज़ें उसको फॉलो नहीं की गई थी। देन दोनों को सामने बिठाया जाता है। ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग नेग्लिजेंस दोनों आमने सामने बैठते हैं और अपने अपने चीज़ों को डिस्कस करते हैं आमने सामने। सिविल लॉ, इन सिविल लॉ के क्लाइमेंट जाते हैं, मस्ट प्रूव इट्स केस, उनके केस को देखा जाता है। ठीक है, फिर बैलेंस चीज़ें देखी जाती हैं, दोनों तरफ से क्रॉस सेक्शन वगैरह किए जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इमेज वगैरह में, एक तरफ क्लाइमेंट बैठा हुआ है, एक तरफ प्रोसिक्यूशन वगैरह बैठे हुए हैं। अब जो जज हैं वो उसका फैसला किस तरह से देते हैं, या तो प्रीवियस कोई ऐसा इंसिडेंट आया हो, केस उनके पास आया हो, तो उसको देखते हुए, या फिर इन फ्यूचर कोई सिमिलर केस आएगा तो उसके लिए उस केस को मोटी रिकॉर्ड में कर लेते हैं।
अब जी इसमें डिफरेंस चेक करते हैं क्रिमिनल और सिविल लॉ में। अच्छा जी, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ पे फोकस करने के लिए आप सबसे पहले देखेंगे कि जो क्रिमिनल लॉ है वो एक्यूज्ड के लिए, ठीक है, मतलब जो इंडस्ट्री वगैरह में जो एक्यूज्ड वगैरह हो रहे हैं, जो एम्प्लॉयर वगैरह है वो एक्यूज करता है कि ये सब एम्प्लॉयर की वजह से हुआ है, एम्प्लॉय की वजह से हुआ है। तो ये सब वो कर सकते हैं। अगर कोई क्रिमिनल लॉ में वो नहीं जाते हैं और इंजर्ड पर्सन है, वो हॉस्पिटलिटी वगैरह उसको मिल जाती है, देन फर्दर कोई कंपनसेशन वगैरह नहीं मिलती है, तो इंजर्ड पर्सन जो है वो सिविल लॉ में जा सकता है। कॉमन लॉ प्रेसिडेंस, ये हम देख सकते हैं। अब ये क्रिमिनल लॉ जो है ये पार्लियामेंट बनाती है, और सिविल लॉ जो है इसको जुडिशरी, ये कोर्ट के जज वगैरह बनाते हैं। इस तरह से ये देख सकते हैं पार्लियामेंट और जजेस। एचईसी और लोकल अथॉरिटी, एनीवन अफेक्टेड, एचईसी और लोकल अथॉरिटीज को क्रिमिनल लॉ में जाती हैं, जो भी वहाँ की लोकल अथॉरिटी होती है। सिविल लॉ में कोई भी जा सकता है, एनीवन अफेक्टेड, जो भी अफेक्टेड हुआ है। अच्छा जी, क्रिमिनल लॉ में आपको क्या क्या चीज़ें फेस करने पड़ सकती हैं? कैद हो सकती है, फाइन देनी पड़ेगी, रेमेडियल ऑर्डर, ऑर्डर आपके कैंसिल हो सकते हैं। सिविल लॉ में क्या होता है जी, कंपनसेशन, आपने पे आउट देने पड़ते हैं वर्कर को, कंपनसेशन अगर वो सिविल लॉ में चला गया तो। फिर वही बात करेंगे सब्जेक्ट टू हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ। क्रिमिनल लॉ में जो है उसमें आप स्टेट पूरी इन्वॉल्व होती है, और सिविल लॉ में आपका क्लाइमेट ओनली इन्वॉल्व होता है। अच्छा, क्रिमिनल लॉ जो है आपको बियॉन्ड, जैसे हमने शुरू में देखा था, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की बिना पर आपको केस आपको प्रोसीड करता है। और सिविल लॉ जो है ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, चांसेस देखता है दोनों तरफ से किसका कसूर है, फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं। 3 ईयर 6 मंथ, इसके अंदर आप देख सकते हैं 6 मंथ्स फॉर समरी ऑफेंसेस, लेकिन ये आगे बढ़ सकते हैं। 6 मंथ के अंदर अंदर आपने इसको प्रूव करना होता है। 3 ईयर्स फ्रॉम डिस्कवरी ऑफ हार्म, ठीक है जी। सिविल लॉ में आपने 3 ईयर्स तक का आपके पास टाइम होता है, जब तक वो जब चाहे 3 ईयर्स के अंदर अंदर वो उसको केस को स्टार्ट, वो दोबारा से उसको सिविल लॉ में जो भी आपका वर्कर है वो उसको आपके दोबारा कंटिन्यू करवा सकता है। ये वही है जी, क्रिमिनल लॉ हाथसा में आ जाता है, हाथसा एक्ट है उसके जरिए काम करता है। और सिविल लॉ जो है वो ड्यूटी ऑफ केयर, नेग्लिजेंस, ब्रीच ऑफ स्टैच्यूटरी ड्यूटी वगैरह, यानी कि नेग्लिजेंस वगैरह जिसकी तरफ से लापरवाही हुई है, इसको देखते हुए फर्दर वर्क करते हैं। तो जी आगे देखते हैं, हेल्प विद इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग द लॉ कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अप्रूव कोड्स ऑफ प्रैक्टिस। अप्रूव होनी चाहिए ऐसी कोड वगैरह से, आपकी जितने भी आपके रेगुलेशंस हैं। गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आप गाइडेंस की साथ आपने प्रिपेयर करना है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक गाइडेंस होनी चाहिए थर्ड आपके पास, मतलब जो आपकी टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल है, जो भी इंडस्ट्री है उसकी आपको स्पेसिफिक गाइडेंस वगैरह भी फॉलो करनी है। अभी फर्दर इसमें देखते हैं व्हाट आर द की पार्ट्स ऑफ अ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। लगता है जी इसमें हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में जब भी आप जॉब के लिए या इंटरव्यू के लिए जाएंगे, उसमें ये आपसे पूछा जाता है कि मैनेजमेंट के की पार्ट्स क्या हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के की पार्ट्स क्या हैं। तो आपने उसको जी 4 बताने होते हैं, एग्जाम में भी आता है ये, आयुष के, और बाजू का निबोश के भी हमें आपने शो करना होता है। इसके इसमें 4 चीज़ होती हैं जी। पहले प्लान होता है, पहले किसी भी चीज़ को करने से पहले आप प्लान करें, फिर उसको डू करें, मतलब उसको करके देखें, इम्प्लीमेंट करें, उसको ऑपरेट करें। थर्ड चीज़ को चेक करें, जो आपने काम किया है उसको मेजर तो करें, परफॉर्मेंस आए कि क्या अच्छा हुआ है क्या गलत हुआ है। और जब उसको आपने मेजर कर लेंगे, उसकी परफॉर्मेंस जी गुड हुई है या बैड हुई है, तो उसको रिव्यू करेंगे और उसको कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएंगे, जिसको एक्ट कहते हैं। तो इन 4 नामों को आप याद कर लें, प्लान, डू, चेक, एक्ट के नाम से। इसको मैनेजमेंट साइकिल भी कहते हैं और इसको लीडरशिप भी कहते हैं। अब जैसे कि ये आपके सामने एक HSMS, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद है, जिसमें आपको क्या लिखते हैं ये, द की बेनिफिट्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम।
हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या हैं? अच्छा, ये कह रहे हैं कंप्लाई विद लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक होना चाहिए आपकी रिपोर्ट। हेल्प डिलीवर दी पॉलिसी, आपकी पॉलिसी जो है वो हेल्प डिलीवर करे लोगों को। इम्प्रूव मैनेजमेंट ऑफ रिस्क को जितनी भी है उसकी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए उस मैनेजमेंट से। प्रोवाइड कॉम्पिटेंटिव एज, कॉम्पिटेंसी प्रोवाइड करे अपने वर्कर को, अपनी जो भी चीज़ें हैं उन सबको कॉम्पिटेंसी प्रोवाइड करे। प्रोवाइड सिनर्जी विद गुड बिजनेस मैनेजमेंट, आपने गुड बिजनेस मैनेजमेंट के लिए जितनी अपने एक्ट लेने हैं उसको अमल दरामद में लेकर आना है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, एक फुटबॉल मैच से एक एग्जांपल दे रहे हैं एक्टिविटी से। पॉलिसी सबसे पहले नाम देते हैं, सबसे पहले देखें फुटबॉल में क्या होता है, एक प्लान तैयार किया जाता है, पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन उनके देखे जाते हैं, उसके मुताबिक पॉलिसी बनाई जाती है। जिस तरह देख रहे हैं पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी को फिर ऑर्गेनाइज करके देखते हैं। ठीक है, पॉलिसी को ऑर्गेनाइज किया, उसको डू करके देखा, हाँ भाई हमने प्लान तो कर लिया, अब उसको करके देखें काम भी करेगा या नहीं। फिर उन्होंने परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, परफॉर्मेंस मेजर ये इस गेम के टाइम में परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, जो हमने तैयारी की थी डू करके देखा है उसको हमने परफॉर्मेंस पे तो देखें। तो परफॉर्मेंस देखते हैं, तो परफॉर्मेंस देखने के बाद उसका फिर फाइनल, जब फाइनल जो उसको डेस्क पे बैठ के उसको रिव्यू किया जाता है कि हमारी कहाँ कहाँ गलतियाँ थी और क्या ड्रॉबैक्स है, और उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या इकदाम उठाने चाहिए। देन फिर ये व्हेन इट कम्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी यू नीड टू appreciate the key procedures so you understand when to act and when not to। वही बात है, जब आप अप्रिशिएट शुरू में हमने पढ़ा था कि आपने ऐसे प्रोसीजर देखने हैं कि अंडरस्टैंड करना है कि आपने कब कब एक्ट करना है और कब नहीं करना। रिड्यूस रीजनेबली फोर्सेबल रिस्क सो फार एज इट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, रीजनेबल फोर्सेबल रिस्क जो इजीली आपको रिस्क दिख रहे हैं उसको इजीली आप सॉल्व करें। ठीक है, अडेप्ट योर HSMS टू स्पेसिफिक नीड्स, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम HSMS याद कर लें आप। HSMS हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की आपने स्पेसिफिक नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी के साथ आपने वर्क करने के लिए HSMS बनाना पड़ेगा, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा। गेट एवरीवन इन्वॉल्व, हर किसी को इन्वॉल्व करना है अपने इस काम में, अपने HSMS में, क्योंकि ये आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी हर किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट है इसमें। तो ऐसा नहीं है आपने सिर्फ लोअर लेबर को छोड़ दिया आपने, या अपर मैनेजमेंट को, डायरेक्टर लोगों को आपने छोड़ दिया, इसको सबको इन्वॉल्व करना है आपने। इसमें की पार्ट्स हमने इसमें क्या देखे कि व्हाट डज द लॉ रिक्वायर यू टू डू, लॉ आपसे क्या चाहता है, किस तरह से आप काम करें, वो आपको स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं हर चीज़ का। ठीक है जी, आपको कहते हैं कि मुझे सालाना क्वार्टरली तौर पे ये NOC वगैरह इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, आप जो जो इसमें प्रोवाइड करके रहते हैं। EMP इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के रिव्यू चाहिए, IEE, ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं लॉ की तरफ से। हाउ डज द लॉ वर्क, लॉ वर्क लॉ वर्क किस तरह से करता है ये हमने देखा। ठीक है जी, इसमें हमने क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ को देखा। देन हम देखते हैं व्हाट आर द की पार्ट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। की पार्ट हमने देखे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के, इसमें की पार्ट्स क्या हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ जो हमारा मॉड्यूल